नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्री में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। और यह जो प्रश्न है आपके पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 टीजीटी और जीएस पार्ट सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो बीपीएससी प्री से जो हम आपको प्रश्न करा रहे थे, बीपीएससी प्री से जहाँ से आपके टीआरई में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं और इनडायरेक्ट प्रश्न भी पूछे गए, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट है ये, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट है। बाकी इसके अलावा आपको जीएस पार्ट सेकंड के और जो अदर बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आते हैं हम पहले प्रश्न पे। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अगर पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार स्पेशल नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लें। और साथ में जीएस पार्ट सेकंड का प्लेलिस्ट जो है 6 to 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में पीआरटी के लिए 2000 पीआईक्यूज़ की जो प्लेलिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट लिंक में दे दी जाएगी। पहला प्रश्न आपका, 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई, तो कहाँ पे आई थी? तो इसका आंसर है सिंगापुर। और यह प्रश्न जो टीआरई 15 मार्च में भी पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको डेट भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की थी। अतः 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा गया कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट अंतरिम, जो आपका प्रश्न आया था ऐसे ही आया था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे जो है भारत की अंतरिम सरकार गठित की थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट गठित की थी। तो आपका था आंसर जो है सिंगापुर। और डेट आपको ध्यान रखना है 21 अक्टूबर 1943। आगे बढ़ते हैं। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर बात करें तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मोहन सिंह। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मोहन सिंह ने जो है आईएनए की स्थापना की थी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी से कन्फ्यूज नहीं होना है, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पर टेक ओवर किया था, अपने अंडर में लिया था। और बात करें तो आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वो ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो उनमें से कई लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी इसका आंसर भी जानते हैं, आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। और इन्होंने कब किया था? तो 1938 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, निर्वाचित। उसके बाद 1939 में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा के जो है कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। और उसके बाद फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है तो ध्यान रखिएगा 1939 वर्ष आपको ध्यान रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस को छोड़ने के बाद। और जब कांग्रेस को इन्होंने छोड़ा था तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, क्योंकि कोई ना कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी के छोड़ने के बाद 1939 में। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2022 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस जगह पे जोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी में जो है नेताजी को जो नाम है सुभाष चंद्र जी के पहले वहाँ लगाया जाने लगा। और यहाँ पे अगर बात करें अगले प्रश्न की, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए और इसका आंसर है सीलभद्र याजी। तो ध्यान रखिएगा, सीलभद्र याजी वो व्यक्ति थे जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे और साथ में आईएनए आंदोलन में भी उन्होंने साथ दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है स्वराज द्वीप का नाम दिया था। और अगर बात करें शहीद द्वीप की, ठीक है, तो शहीद द्वीप जो है आपका अंडमान द्वीप को जो है शहीद द्वीप, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्वराज द्वीप हो गया निकोबार द्वीप के लिए और शहीद द्वीप किसको? तो शहीद द्वीप जो है अंडमान के लिए। अंडमान दो आपके मुख्य, अंडमान निकोबार में दो मुख्यतः आपके जो है द्वीप हैं बड़े बड़े, ठीक है। अंडमान और निकोबार से उनको जाना जाता है। तो उन द्वीपों को क्रमशः जो है अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नामकरण किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है अगर बात करें कैबिनेट मिशन की तो ये आया था 1946 में, है ना। और आपको ऑप्शन में 1942 ही सब जगह तो आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली या भारत आया था, ठीक है। दिल्ली में आए थे। और या भारत की बात करें तो एक ही है, तो 24 मार्च 1946 आपको ध्यान होना चाहिए। और इनके सदस्य पूछे जाते हैं तो सदस्य कौन थे? तो पहला चीज़ अध्यक्ष कौन थे कैबिनेट मिशन के? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये भारत सचिव थे उस समय। और दो सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स कौन? जो क्रिप्स मिशन के
जो क्रिप्स मिशन आया था भारत में 1942 में, मार्च 1942 में, उसके अध्यक्ष थे। और साथ में एवी अलेक्जेंडर, तो 3 नाम ध्यान रखिएगा। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के, और फिर जो है स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 मुख्य इसके जो है सदस्य थे। फिर एक कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा सर पी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो देखा जाए तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर भी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष थे ही, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे, तो इनके बारे में आप जो है सांप्रदायिक पंचांग याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचांग, और सांप्रदायिक पंचांग या अवार्ड भी बोला जाता है, कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। 1932 16 अगस्त 1932 को इन्होंने 16 अगस्त 1932 को इन्होंने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इसके विरोध में गांधी जी ने जो है यरवदा जेल में आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद फिर जो है अम्बेडकर जी के साथ में पूना समझौता शामिल हुआ, पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता का भी आपको डेट पता होना चाहिए। पूना समझौता ये कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। और इसके जरिए फिर जो है, और सांप्रदायिक पंचायत अवार्ड में क्या किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो इन्होंने जो है दलितों को भी जो है सांप्रदायिक निर्वाचन में रख दिया था, पृथक निर्वाचन में, जैसे मुस्लिमों को रखा गया था 1909 में, वैसे ही। इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया। फाइनली जो दलित वर्ग था उसको जो है आरक्षित सीटें दी गई। फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो बात किया जाए तो बेबल यहाँ पे सदस्य नहीं थे, और बेबल वायसराय थे भारत के, 1943 में आए थे ये। पैथिक लॉरेंस हो गए, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य हो गए। फिर है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की, तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा होगा उस टाइम में, क्रिप्स मिशन 1942 में, लॉर्ड बेबल 1943 में। ठीक है, तो इन दोनों से वार्ताएं कौन करेगा, तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कब से, 1940 से 46, बहुत महत्वपूर्ण है, और एक कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष रहे थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस वजह से जो है अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इस वजह से क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल से दोनों से वार्ता यही करेंगे। फिर एक अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसकी बात की जाए तो 1947 में जो है कांग्रेस अध्यक्ष थे JB कृपलानी, तो ध्यान रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद 1946 तक ही थे, 1940 से 46। फिर आगे है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, 1947 में। फिर आगे बढ़ते हैं, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और चूंकि जो है इस्तीफा दे दिया था JB कृपलानी ने 1947 में, तो उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, तो क्रांतिकारी गतिविधियों की जब बात होती है तो वहाँ पे फ्री हिंदुस्तान अखबार का नाम आता है, और इसमें अगर बात की जाए तो तारकनाथ दास ने जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। और इसके अलावा अमेरिका में लाला हरदयाल ने क्या शुरू किया था, तो लाला हरदयाल ने गदर अखबार शुरू किया था, और साथ में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी। और आप यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि तारकदास नाथ कहाँ पे, तो वैंकूवर में, जैसे लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में सेंटर था इनका, वैसे ही तारकनाथ दास का जो सेंटर था वो वैंकूवर अमेरिका में था। फिर हिंदुस्तान अखबार इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर अगला प्रश्न आपका, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है, तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक यहाँ पे आपके वैलेंटाइन चिरोल है। ठीक है, तो वैलेंटाइन चिरोल, इनका नाम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वैलेंटाइन चिरोल जो भी आप कहिए। ठीक है, और इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था, और इन्हीं के ऊपर कह सकते हैं जो इंडियन अनरेस्ट है वो मुख्यतः बाल गंगाधर तिलक पे ही आधारित था। ठीक है, भारत में जो भी मतलब अशांति का समय था 1890 के बाद उस पर आधारित था, और बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने, तो वैलेंटाइन चिरोल ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तिलक ने जो इस पर, ये आपको नहीं ध्यान रखना, मानहानि का मुकदमा दायर किया था। फिर उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो है सबसे महत्वपूर्ण उनका क्या है, आनंद मठ। और आनंद मठ की बात करें जो 1882 में जो है पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो आपने यह प्रश्न जो है BPSC तैयारी में देखा होगा, और ऊपर के भी कई सारे प्रश्न आए हैं। अब हर एक चीज़ पे प्रश्न पे बात बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना कि जो है इंडियन नेशन आपसे पूछा गया था वर्ष, जो TRE में प्रश्न आया था वहाँ पे पूछा गया था, आपको प्रश्न करा दिए गए ऑलरेडी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। तो इंडियन नेशन का जो अखबार था वह जो है पटना से उसका प्रकाशन होता था। प्रश्न आपसे पूछा था कि किस वर्ष हुआ था, तो 1931 में, और साथ में महाराजा कामेश्वर सिंह। ठीक है,
तो किसने प्रकाशन शुरू किया था? तो महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का 1931 में पटना से जो है इसका अखबार को शुरू किया था। तो ध्यान रखना महाराजा कामेश्वर सिंह को भी। फिर है झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो है श्यामलाल पार्षद ने लिखा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? तो 6 साल की जेल हुई थी और 1914 में छूटे थे मंडाले जेल से, और मंडाले जेल से छूटते हुए इन्होंने गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। और किस वजह से ये जेल गए थे? तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था और उसमें जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का जो केस था, तो उस पर जो है इन्होंने टिप्पणी की थी और जिसके लिए जो है सरकार के खिलाफ भड़काने का आरोप लगा था, लेख लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया था और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और साथ में आपको जो कमेंट के माध्यम से बताना है कि बाल गंगाधर तिलक का केस किसने लड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। तो प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे तो वो थे सी राजगोपालाचारी। महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न, और साथ में इनके बारे में भी ध्यान रखना कि सी राजगोपालाचारी ने जो है स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था 1959 में। कांग्रेसी नेताओं से मतभेद हुआ और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की 1959 में। फिर इनमें से कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव के नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा कहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी इनके बारे में। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो इन्हीं को मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान, जो मुस्लिम लीग से थे, वो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो गृह विभाग किसके पास था? तो सरदार पटेल जी के पास। विदेशी मामले राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। फिर है हम बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो सरदार पटेल ने की थी, क्योंकि सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय से रिलेटेड मामले थे। तो 1946 में जब लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का स्टार्ट किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का स्टार्ट किया, तो पूरे देश भर में काफ़ी जगह पे दंगे फसाद वगैरह हुए थे। तो उस संदर्भ में सरदार पटेल जी का स्टेटमेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यहाँ पे बात करें तो खाद्य और कृषि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार टीआरई में पूछा गया है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था और वल्लभ भाई पटेल के पास तो गृह विभाग था ही। उसके अलावा आपको बाबू जगजीवन राम जी का ध्यान रखना, श्रम मंत्रालय, बाबू जगजीवन राम जी का श्रम मंत्रालय। फिर आगे बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो देखिए बाबू जगजीवन राम जी आ गए हमारे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महत्वपूर्ण था और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू महासभा 1923। और इसके अलावा जो है अगला प्रश्न आपका, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी या सरहदी गांधी। ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो है पेशावर जिला जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ से थे। और उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो है कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे और ये जो है गांधीवादी विचारों के थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी ये सब नाम से इनको जाना जाता था। और 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और साथ में इन्होंने खुदाई खिदमतगार, जिसको रेड शर्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो ऐसे मतलब उन्होंने लोगों का एक दल बनाया था जिसको खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है उसकी वजह से। और साथ में 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। प्रश्न रिपीट हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को क्या हुआ? अस्थायी, ठीक है, टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में संविधान सभा की जो है सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
जो है चुन लिया गया, संविधान सभा का सभापति अध्यक्ष चुन लिया गया परमानेंट, ठीक है। तो दिसंबर 1946 आपका आंसर हो जाएगा और पूरा डेट 11 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर को क्या हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देशिका प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया, और वही उद्देशिका प्रस्ताव आगे चल के भारत के संविधान का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसको हम भारत का जो है उद्देशिका बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं, तो आगे चल के प्रियम्बल का रूप लिया। तो आगे बढ़ते हैं, ये 3 डेट्स आपको पता होनी चाहिए। फिर है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो इनसे रिलेटेड यही चीज़ें थी कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो भी कंडीशंस थी उस पर इन्होंने टिप्पणियाँ लिखी थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे आपके चार्ल्स एंड्रूज। और यहाँ पे जो है चार्ल्स एंड्रूज के बारे में आपको ध्यान रखना, महात्मा गांधी के मित्र थे, बहुत क्लोज मित्र थे, और 1904 में भारत पहुँचे थे, सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों और पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। और बात करें तो चार्ल्स एंड्रूज को गांधी जी ने जो है दीन बंधु कहकर पुकारा था। ध्यान रखिएगा, दीन बंधु किसका पेट नेम है, तो चार्ल्स एंड्रूज का, और किसने दिया तो गांधी जी ने। और देश बंधु सीआर दास, थोड़ा सा फर्क है, देश बंधु सीआर दास। आगे बढ़ते हैं, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो आप देख सकते हैं पिछले भी जो आपका PIQs कराया गया वहाँ पे भी यह प्रश्न आया था, तो आपका आंसर है BD सावरकर। तो BD सावरकर जी ने जो है 1904 में कब किया था, तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी, और यह जो है 1899 में उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया मित्र मेला उसी पर आधारित था। तो मित्र मेला को जो है बदल के 1904 में अभिनव भारत कर दिया। सीक्रेट सोसाइटी थी, सीक्रेट सोसाइटी का मतलब होता है कि सरकार की नज़र से छुप के जो है बहुत छुप के ये अपना काम कर रहे थे, क्रांतिकारी काम कर रहे थे। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन का उत्थान जो है बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसी को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और बंगाल का विभाजन से रिलेटेड तीन डेट आपको ध्यान रखनी है। 20 जुलाई जब बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया गया कि अब जो है बंगाल विभाजन किया जाएगा, फिर 7 अगस्त जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, और फिर 16 अक्टूबर जब बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया गया। और 16 अक्टूबर को जो है कांग्रेस मतलब जो नेतृत्व में जो है शोक दिवस मनाया गया, शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो रेड शर्ट्स खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको खुदाई खिदमतगार भी बोलते हैं, ठीक है, लाल कुर्ती भी बोलते हैं हिंदी में। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई। तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और बात करें तो यह 1912 में हुआ था, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी, तो 1912 में। और साथ में यहाँ पे 2 चीज़ें हुई थी, और इसका जो दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो है आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में पहली बार जो है ब्रिटिश सम्राट आए थे। तो अपनी जॉर्ज पंचम उस समय थे और उनकी महारानी मैरी के साथ में आए थे दिसंबर 1911 में। अब दिसंबर 1911 में 2 फैसले लिए गए, एक कि 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की, और दूसरा क्या हुआ कि बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा, ठीक है। तो दिल्ली तो राजधानी बन गई, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हो गई 1912 में, लेकिन बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, तो ये अलग हुआ 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। तो बात करें तो आनंद मठ, फेमस आनंद मठ से जो है यह संबंधित था, और यह जो किस पे आधारित था, सन्यासी विद्रोह पर। और सन्यासी विद्रोह का जो समय था 1773 से 1800, और भवानी चरण पाठक इसके महत्वपूर्ण नेता थे। और साथ में भी ध्यान रखना कि 1896 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत कब गाया गया था पहली बार, तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरा चीज़ है कि जो आपका जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, आपका जो सॉन्ग है ये आपका जो है 1911 में गाया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था तब उस समय गाया गया था। और इस वजह से काफ़ी सारे लोग इसका मतलब अलग सेंस में भी लेते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है। और जो आपका जनगण मन आपका है वो उसको जो आप लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। तो जनरल मोहन सिंह है, ये हमने पहले भी देख लिया है कि मोहन सिंह ने ही सिंगापुर में जो INA को स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में जो है उन्होंने उसको दे दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने आगे स्वतंत्रता की लड़ाई जो वहाँ से लड़ी। फिर आगे बढ़ते हैं,
1905 के बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? तो 1915। तो ध्यान रखिएगा 1915, और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है जनवरी 1915 में गांधी जी लौटे थे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, गांधी जी ने जो है दूसरी बार, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने दूसरी बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया था। इससे पहले गांधी जी ने 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है, दूसरी बार 1916 में। और लेकिन अब 1916 में जब आए गांधी जी, तब यहाँ पे इन्होंने कह सकते हैं कि भारतीय कांग्रेस से पूरी तरीके से जुड़ गए हैं, और 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी मामलों में महत्वपूर्ण था। और वहीं से जो है इनको राजकुमार शुक्ला जी ने अप्रोच किया बिहार से, और वहाँ से फिर जो है गांधी जी जो है चंपारण में गए, और चंपारण में नील किसानों को जो है 3 कठिया पद्धति से मुक्त करने के लिए चंपारण गए, और चंपारण सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया सफलतापूर्वक। तो वहाँ से इनको जो है गांधी जी को कह सकते हैं जो गरीबों का, किसानों का नेता के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ से पॉपुलरिटी मिली, प्रसिद्धि मिली। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में हुआ, इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो बात करें तो स्वराज पार्टी कहाँ से अलग हुई थी? कांग्रेस से ही अलग हुई थी। कांग्रेस से ही अलग होकर कांग्रेस के अंदर की ही एक पार्टी थी, और इसको स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा 2 नाम, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसके अलावा विट्ठल भाई पटेल भी इसके सदस्य थे, और विट्ठल भाई पटेल जो है आगे चलकर जो है ये पहले भारतीय जो है सभापति भी बने, स्पीकर भी बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, केंद्रीय विधानसभा की। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में, और इन्होंने जो है नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यह शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा ये सब में जो है विश्वास नहीं करते थे, अंधविश्वास वगैरह में। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लातोस्की और कर्नल ऑलकॉट, 2 नाम ध्यान रखिएगा, कर्नल ऑलकॉट और मैडम HP ब्लातोस्की, इन दोनों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 में, ठीक है, और 1875 में स्थापना की। 1882 में जो है इसका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास लाया गया, मद्रास भारत में। यहाँ से फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी काम करने लगी। महत्वपूर्ण हुआ जब 1893 में एनी बेसेंट आके जो है आयरलैंड से आई, और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। फिर 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं, और फिर आगे चलकर 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये यहाँ से रिलेटेड आपको ध्यान रखना कि 72 प्रतिनिधि आए थे। 28 दिसंबर 1885 को स्टार्ट हुआ था। तो 18 अगर पूछे कब कांग्रेस की स्थापना हुई तो 28 दिसंबर 1885 कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम, ए ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ता में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष कौन थे पहले अधिवेशन के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे के कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऐसे तीसरे के, चौथे के, तो आपको कमेंट करके बताना तीसरे और चौथे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। फिर आगे है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो 1875 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से दिल्ली की तरफ रवानगी हुई थी। और ये कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गीता रहस्य, और इन्होंने गीता रहस्य लिखी थी 1914 में मंडाले जेल में रहकर, और जब वो निकल रहे थे उस टाइम के आसपास। फिर 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया था। 1942 को स्टार्ट हो गया था। फिर है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया था? तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन से वो नेता के रूप, एक जो है बड़े नेता के रूप में उभरे। और इससे पहले जो है किसी भी कांग्रेसी नेता या किसी भी नेता ने जो है ऐसे किसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान नहीं किया था। तो इस वजह से गांधी जी का कह सकते हैं भारतीय राजनीति में बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री होती है। जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था गांधी जी को, वहाँ से यहाँ मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो आपको पता है JB कृपलानी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
तो ये आपका आखिरी प्रश्न था और साथ में जो आपका बीपीएससी प्री में जितने प्रश्न पूछे गए हैं 1990 से 2023 तक आपके सारे प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको बीपीएससी टीआरई के कुछ पेपर्स और बचे हैं वो कराए जाएंगे आपको। और साथ में अगर आप लोग का डिमांड रहा तो आगे चलकर जो है मैराथन क्लासेस के बारे में भी देखा जाएगा सब्जेक्ट वाइज आपको, ताकि आपको लास्ट टाइम के लिए आसानी रहे। तो आप लोग कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। और साथ में आप जो है मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक वगैरह दिया रहता है, आप वहाँ पे आके मेरे से डीएम कर सकते हैं और डीएम करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको आपका जो भी सब्जेक्ट होगा पीआरटी से लेकर पीजीटी तक आपको उस हिसाब से जो है इस चैनल से जो हेल्प मिल सकती है आपको गाइड कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।